नमस्कार। आज मैं बात करूंगा, कुछ लोगों ने भारत में आरक्षण हटाओ आंदोलन का ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम पर हैंडल शुरू किया है और उस पर आंदोलन चलाया जा रहा है कि आरक्षण हटाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि इस देश में कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो बिना आरक्षण का है। देश में हर तबके को आरक्षण मिल रहा है और उस आरक्षण पर आज मैं बात करूंगा कि वो कैसे काम कर रहा है। आरक्षण की शुरुआत भारत में आज़ादी से पहले ही उसकी बात होने लगी थी, लेकिन भारत के संविधान के बनने के बाद 1950 में सबसे पहले जो देश के सबसे ज़्यादा वंचित तबके के लोग थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उनके रिजर्वेशन की शुरुआत हुई। एससी और एसटी रिजर्वेशन की शुरुआत हुई। हालांकि बहुत सारे संस्थानों में वो बहुत बाद में शुरू हुई, लेकिन रिजर्वेशन की शुरुआत हो चुकी थी 1950 के बाद। और उस तब भी हमने देखा है कि एससी और एसटी तबके में के जीवन में कितना गुणात्मक सुधार हुआ, वो भी एक बहस का सवाल है और एक महत्वपूर्ण सवाल है। उस पर मैं बाद में बात करूंगा। एससी एसटी का रिजर्वेशन 1950 में शुरू हुआ। उससे पहले भारत में बाबा साहब ने ही आर्टिकल 340 की व्यवस्था की और उसके द्वारा एक व्यवस्था की गई कि आर्टिकल 340 के द्वारा जो भारत में और भी पिछड़े हैं उनको उनकी स्टडी की जाएगी और उनकी स्टडी के बाद उनके लिए रिजर्वेशन रिकमेंड किया जाएगा। और उसी के लिए 1953 में भारत की सरकार ने, पहली सरकार ने, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लीड कर रहे थे, उन्होंने उसके लिए काका कालेलकर कमीशन की व्यवस्था की, बनाई उसको। हालांकि उसने 55 में अपनी रिपोर्ट जमा की और वो नहीं लागू हो पाई। उसके पीछे के राजनीतिक कारणों को मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन एससी एसटी का रिजर्वेशन 1950 में लागू हो गया था और ओबीसी का उस समय नहीं लागू हो पाया और वो फिर लागू हुआ 7 अगस्त 1990 को, 40 साल बाद करीब करीब। तो याद रखिए कि भारत में जो आरक्षण था उसका मूल उद्देश्य था गैर बराबरी को खत्म करना और भारत में जो पीछे के तबके के लोग हैं, जो हर प्रक्रिया में पीछे रह गए हैं, उनको, उनके जीवन को सुधार करना। जैसे बहुत सारे लोगों के पास लैंड नहीं था। भारत में आजादी से पहले लैंड रिफॉर्म की बातें की गई थी, कांग्रेस के एजेंडे में शामिल था वो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार उसको मजबूती से आगे नहीं बढ़ा पाई, लैंड रिफॉर्म नहीं हो पाया। उस समय के जो सांसद थे, मंत्री थे और बहुत सारे संपन्न लोग थे, उनके पास ज्यादा जमीनें थी। बहरहाल जो भी हुआ, लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तबकों के पास भारत की दूसरे तबकों की तुलना में बहुत कम जमीनें हैं। ये सच्चाई है और आज तक इतने दिनों से रिजर्वेशन लागू होने के बावजूद भी उनके जीवन में गुणात्मक सुधार नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए था। ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है एससी और एसटी का, वो 10 साल के लिए था। और वैसे भी इस रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। जब पब्लिक सेक्टर लगातार खत्म हो रहा है तो आप रिजर्वेशन लोगे कहाँ? ये वो सवाल है जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बहरहाल 1990 में, 7 अगस्त 1990 में मंडल कमीशन को लागू किया उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने, और वो रिजर्वेशन लागू हुआ। फिर भारत में एक और अनोखी घटना हुई। बिना स्टडी किए हुए जनवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कर दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अब आप देखिए कि ये जो तबका है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका रिजर्वेशन पीवी नरसिम्हा राव ने भी 1990 के दशक में लागू किया था, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। लेकिन इस बार नहीं, इस बार 3-2 से वो पास हुआ कोर्ट में, लेकिन उसकी सुनवाई बहुत बाद में शुरू हुई। पहले लागू हो गया। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में ऐसा नहीं था। ओबीसी रिजर्वेशन 7 अगस्त 1990 को लागू हुआ। इंदिरा साहनी नाम की एक वकील कोर्ट गई और वो उस पर 9 जजेस की बेंच ने सुनवाई की और उस पर क्रीमी लेयर लगा के उसको लागू किया। वो भी करीब करीब रिजल्ट उसका आया 92 में, लागू हो पाया ठीक से 93 में। लेकिन ईडब्ल्यूएस के क्रम में ऐसा नहीं था। पहले लागू हुआ, कोर्ट में लोग गए, उनकी याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अद्भुत है ये। और ये साफ साफ जो ओबीसी के साथ एक तरह का भेदभाव है उसको दिखाता है। तो लागू नहीं हुआ और उसके बाद आप देखिए कि ईडब्ल्यूएस का पहले लागू हो गया और इनका कार्यक्रम चलने लगा, नौकरियां भी मिलने लगी, सब कुछ मिलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस रिजर्वेशन के लिए किसी ने कोई मांग नहीं किया, आंदोलन नहीं किया। याद रखिएगा कि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए देश की आजादी से पहले ओबीसी महासभा बन चुकी थी और एक बिहार के व्यक्ति थे, तमाम लोग थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे जो दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर भी बने, और चंदापुरी जी थे। ये लोग लगातार मांग कर रहे थे। उसके बावजूद ओबीसी का रिजर्वेशन लागू होने में करीब करीब 40 साल लग गए, क्योंकि जो काका कालेलकर कमीशन था वो ऐसे ही औंधे मुंह गिर गया। उसकी रिपोर्ट ऐसे ही डस्टबिन में फेंक दी गई। मंडल कमीशन की लागू हुई 93 में, लागू हुई 43 साल बाद, देश की आजादी के
46 साल बाद, 47 से अगर जोड़े तो, और नुकसान केवल ओबीसी का हुआ, देश का हुआ। बहरहाल, लेकिन रिजर्वेशन लागू हुआ, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस पे भी नहीं लागू हुआ, वो लागू होता है 2007 में, इफेक्टिवली लागू होता है 2009 में। तो ये देखिए, आधा अधूरा लागू हुआ 93 में, फिर ठीक से लागू हुआ है 2007 में, उसको यूपीए 2 ने पास किया, लगते लगते 2009 हो गया विश्वविद्यालयों में। तो अब जो संविधान का मूल उद्देश्य था वो ये था कि गैर बराबरी खत्म की जाए, जो नीचे गड्ढे में लोग हैं उनको बराबरी पे लाया जाए। ओबीसी तबका भी एक ऐसा तबका है जिसमें 5000 जातियां हैं। काका कालेलकर कमीशन ने 2300-2400 जातियों को आइडेंटिफाई किया, मंडल कमीशन ने 3700 जातियों को। अब उसमें जातियों को जोड़ते जोड़ते कर दिया गया है 5000 जातियां। एससी शेड्यूल कास्ट में 1200 जातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब में 700 जातियां हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात है, जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो केवल 10 जातियों में है। उत्तर भारत में तो 4-5 जातियां हैं उसका लाभ ले रही हैं। 4-5 जातियों को 10% का रिजर्वेशन, मतलब एक जाति को 2% का, यहाँ 0.2% भी नहीं है हकीकत में, अगर आप उसको जातियों से डिवाइड करिए तो। लेकिन समय के साथ इसमें कोई जो बदलाव आए हैं रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट में, यही था कि पहले संवैधानिक जो जातिगत शैक्षणिक आधार पर पिछड़ापन था, उसके जो लोग मार्जिनलाइज थे उनको दिया गया, लेकिन अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दिया जा रहा है। अब जो आरक्षण विरोधी है उनका तर्क क्या है, उन्होंने आरक्षण हटाओ आंदोलन चालू किया। लेकिन उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई अब बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, उसका डेटा सबके पास है, उसी को मैं सामने रख के बातें करता हूं, क्योंकि कोई ना कोई डेटा चाहिए। भारत में कोई डेटा साफ साफ नहीं है। ये जो सरकार अभी कास्ट सेंसस की बात कह रही है वो भी ठीक से नहीं कर रही है, और वो सरकार इन सब चीजों को उसने डस्टबिन में फेंक दिया है, किनारे लगा दिया है। वो बहुत दिनों तक कास्ट सेंसस नहीं करवा रही थी, बहुत दबाव में जब आंदोलन शुरू हुए तो उन्होंने करना शुरू किया। तो इस बात को समझिए कि बिहार में अपर कास्ट आबादी जो है, हिंदू अपर कास्ट आबादी 10.57% है, मुस्लिम अपर कास्ट आबादी 4.95% है, टोटल होती है 15.52%। और ऐसी स्थिति में उनको 10% का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कितना हुआ? 64%। और भी एक इंटरेस्टिंग डेटा है कि ये जो आंकड़े हैं उसमें सर्वे किया गया, अपर कास्ट जो आबादी है उसमें केवल 20% लोग ही गरीब हैं। सर्वे है, वहां पे डेटा है, तो चीजें पता चल रही। 20% लोगों को कितना रिजर्वेशन है? 60% का रेमेडी मिला हुआ, अद्भुत है। अब आप आंकड़े देखिए, जो लोकतंत्र के 4 पहिए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता और जुडिशरी, तो आप इस बात को देखिए। पत्रकारिता में क्या है? 95% एडिटर्स अपर कास्ट हैं, खत्म बात, न ओबीसी है, न एससी है, न एसटी है। अब कोई मुकाबला ही नहीं। 95% जिनकी आबादी 10% है, 10% हिंदू, मुसलमान भी मत जोड़िए, उनकी आबादी 9 गुना ज्यादा है। विधायिका में लीजिए, विधायिका में भी यही हाल है। अभी कुछ दिन पहले तक एक ओबीसी सेक्रेटरी नहीं था प्रधानमंत्री के पीएमओ में, अभी 2-3 लोग जुड़े हैं। देश की आजादी के बाद ये 75-76 सालों बाद ये हाल है। दूसरी बात, जुडिशरी का हाल देखिए, 2014 से पहले 5 ओबीसी जज थे, 5 एससी जज थे, एक भी एसटी जज नहीं था 2014 से पहले। इधर बीच कुछ लोग जुड़े हैं, आंकड़े बदले, लेकिन एग्जैक्ट भी अभी कभी आपको ठीक से मिलते नहीं है। तो सोचिए, आजादी के इतने दिनों बाद तक, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, 5 जजेस की, 500 जजेस हुए, उसमें केवल 5 ओबीसी थे, 5 एससी थे, 12 मुसलमान थे, जिसमें ज्यादातर अपर कास्ट मुस्लिम्स थे। ये जुडिशरी का हाल है। अब आप कार्यपालिका हो गया, विधायिका, विधायिका का लीजिए, विधायिका में बिहार के सर्वे के हिसाब से 10.57 अपर कास्ट है प्रतिशत। अब देखिए, पूरे भारत की पार्लियामेंट में 44-43 कुछ प्रतिशत सांसद हैं। 10%, 10.57% अपर कास्ट हिंदू आबादी है, और पार्लियामेंट में लोग कितने हैं? रफली 44%, 4 गुना से भी ज्यादा। अब देखिए, ओबीसी की लीजिए स्थितियां। ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन है, वो ठीक से लागू हुआ 2009 में पूरे भारत में। उनकी नौकरियों में क्या स्थिति है? क्रीमी लेयर लगा हुआ है, 22% लोग उनकी पूरे टोटल नौकरियों में है। आबादी 60% है, बिहार के सर्वे के हिसाब से 63% है। पार्लियामेंट में कितने हैं? मुश्किल से 19-20% है, 3 गुना माने जो होने चाहिए उससे कम। यही हाल नौकरियों में है, यही हाल पार्लियामेंट में है। पत्रकारिता में 5%, जुडिशरी में 5%, एससी एसटी तो है ही नहीं। ये हालत है। और आपको एक और डेटा बताता हूं, मंडल कमीशन के लगने से पहले पूरी टोटल नौकरियों में ओबीसी की 90 से पहले जो आबादी थी वो 5% थी। बहुत लोग कहते हैं रिजर्वेशन रिजर्वेशन बात करते हैं, आपको कोई काम नहीं है। जब तक न्याय नहीं होगा तो कैसे लोगों का जीवन बेहतर बनेगा? आप कानून बना दोगे, एक छोटा एरिया बेहतर होगा, वो 5% होगा, 10% होगा। टोटल जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होगा,
कुछ नहीं होना है, वही मामला है। अब आप देखिए, अगर हम वैसे भी जो अपर कास्ट मुस्लिम है, बिहार के कास्ट सर्विस के हिसाब से 4.95%, उनको एक तरफ रख दें, वैसे भी जो ओपन इंटरव्यू से नौकरियां मिल रही हैं देश में, वो मुसलमानों को नहीं मिलती हैं, क्योंकि उनको ऐसे इस देश में एक तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया है कि उनकी अब स्थिति ही नहीं है। उनको तो वो जी रहे हैं, उनको एक तरह का ग्रेस है। तो ऐसी स्थितियों में 10.57% हिंदू आबादी जो है नौकरियों में कितनी है, आप देख कर लीजिए। अब बिहार का लीजिए, बिहार में इनको 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, जो खाली अगर इनके हिसाब से कैलकुलेट करें तो 94-95% होता है। जो पहले से ही 4 गुना सिस्टम में है, उसको आपने 95% का रिजर्वेशन दिया। अगर ठीक से माने 15% ही पूरा ले लें, 15.52, तो भी 64% बनता है। 64% का रिजर्वेशन है। ओबीसी 60% आबादी, 27% रिजर्वेशन। एससी 17% आबादी, 15% रिजर्वेशन। एसटी 9% आबादी, 7% रिजर्वेशन। फायदे में कौन है? जो फायदे में वो कह रहा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जिसकी चारों अंगुलियां जो खुद घी में डूबा हुआ है, वो कह रहा है कि हम रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चलाएंगे। ये चल रहा है पिछले 3 दिनों से। ये ट्विटर पे अकाउंट बनाया गया, मतलब एक्स पर, और उसके बाद इंस्टाग्राम पर, और ये अकाउंट बनाते ही इसके मिलियन फॉलोअर्स हो गए। क्योंकि अच्छा, ये मीडिया चैनल से एक शुरू हुआ, उसने ये मुहिम शुरू की है, लेकिन सरकार कुछ डैमेज करने लगी है मुहिम, तो उसको रोक दिया गया। ये शुरू किया गया इन युवाओं के आंदोलन के काउंटर नैरेटिव के तौर पे, और फिर ये बूमरैंग कर गया। लेकिन इसने एक बहस छेड़ दी है, और उस बहस में सबसे बड़ा लूजर जो है वो ओबीसी है। एससी भी लूजर है, लैंड्स नहीं है उसके पास। एसटी भी है, ये सीधे साधे तबके के मेहनत कश लोग हैं, लेकिन ये महानगरों के स्लम में रहते हैं, मुश्किलों में रहते हैं, दुर्दशा में रहते हैं। अब जो आरक्षण विरोधी हैं वो तर्क देते हैं कि भाई आरक्षण देने से रिजर्वेशन में मेरिट का घाटा होगा। तो जैसे लगता है कि ये लोग जो वर्षों से सिस्टम में हैं, रोज नोबेल जीत रहे हैं, रोज ऐसा कोई साहित्य लिख रहे हैं जिसको बहुत प्रशंसा मिल रही है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल मिला था। उसके बाद एक कोई ऐसा कालजयी कवि नहीं हुआ जिसने कोई ऐसा पुरस्कार जीत लिया हो। एक बेहतरीन लेखिका हुई अरुंधति रॉय, जिन्होंने बुकर जीता, जो एक बहुत ही बेहतरीन इस देश का दिमाग है। उनको कहते हैं कि एंटी नेशनल है। जो बेहतर, आप तो उनको एंटी नेशनल कहते हो, देशद्रोही कहते हो, जबकि आपका पूरा इतिहास रहा है देश के खिलाफ काम करने का स्वतंत्रता आंदोलन में। ये कहते हैं कि मेरिट खराब हो जाएगी, इससे मेरिट नहीं रहेगी, और मेरिट खराब हो जाएगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, पहला तर्क। दूसरा तर्क देते हैं कि इससे जो क्वालिटी लोग हैं वो सिस्टम में नहीं आएंगे और देश गड़बड़ हो जाने लगेगा। तीसरा तर्क देते हैं कि इस देश में जातिवाद बढ़ेगा, जाति की खाइयां बढ़ेंगी। अरे आपने कौन सा पहले से ही छुआछूत किसने शुरू की? रिजर्वेशन से शुरू हुआ छुआछूत। फिर ये कहते हैं कि माने जातिवाद और बढ़ेगा। जातिवाद तो आपने बढ़ा रखा है, क्योंकि आपने अपने को श्रेष्ठ मान रखा है, और आप दूसरों से ना कोई नाता जोड़ना चाहते हो, एक दूरी बना के रखते हो, सारे चीजें, सारे प्रिविलेज पर आप कब्जा करके रखना चाहते हो। तो ये जो नैरेटिव है इनका, पूरा का पूरा झूठ है। और जो रिजर्वेशन के सपोर्ट में नैरेटिव है वो साफ साफ है कि इससे जो वर्षों का अन्याय रहा है वो खत्म होगा, जो असमानता रही है वो खत्म होगी, जो तमाम सामाजिक बुराइयां हैं वो खत्म होंगी, समाज बेहतरी की तरफ बढ़ेगा, और ये जो चीजें हैं समाज को बेहतर बनाएगा। तो साफ साफ है, और निचले तबकों को लैंड मिलेगी, नौकरी मिलेगी, उनके जीवन में बेहतरी आएगी, और नीचे के लोग जब बेहतर होंगे तो देश ऑटोमेटिक मजबूत होगा। क्योंकि उन्हीं की वजह से, अब सोचिए कि आप कार चलाते हो, उस कार के 2 पहिए पंचर है, तो वो कार चाइना की बियॉन्ड योर ड्रीम्स BYD से compete कर पाएगी? नहीं करेगी। भारत वैसे भी कार बनाता कहाँ है? 80% कारें दूसरे की है। मोबाइल जिससे मैं जुड़ा हूँ वो भारत नहीं बनाता है। 90% फोन हम चीन से बनाते हैं और कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, जो कि झूठ है। तो ऐसे ही है, मेरिट होती तो फोन नहीं बनाते, मेरिट होती तो अपनी कार की कंपनी नहीं होती जो बड़ी शेयर कवर करती भारत में। जो सबसे बड़ा मार्केट कवर करने वाली कंपनी है वो जापान की टेक्नोलॉजी है, सुजुकी और टोयोटा, और दूसरी हुंडई है जो कोरिया की है। बाहर दूसरी देशों की कंपनियां हैं। तो अब देखिए, अच्छा, वो मारुति सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन में शुरुआत भी की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। तो आप ना फोन बना पा रहे हो, ना कारें बना पा रहे हो, कुछ नहीं बना पा रहे हो, चिप्स तक नहीं बना पा रहे हो। ताइवान पूरी दुनिया में नंबर 1 है चिप्स बनाने में। तो किसी ने रोका था क्या? SC ST OBC के लोगों ने रोका था? नहीं रोका था। तो सीधी सी बात है कि मेरिट है नहीं। मेरिट तो तब आएगी जब सिस्टम में एक समानता होगी, जब दबे हुए कुचले हुए लोगों को, अपमानित जिनको किया गया वर्षों तक, कहा जाता कि छू नहीं सकते थे। अरे भाई, तुम भी मल त्याग करते हो, वो भी मल त्याग करते हैं, तुमको भी बीमारियां होती हैं,
उनको भी बीमारियां होती है, सबको होती हैं। तुम क्या मल कहीं और से त्याग करते हो? तुम क्या कहीं और से पैदा हुए हो? तो श्रेष्ठ कैसे हो गए? कबीर तो यही कहते थे, पूछो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। ये तो फिर भी कहते हैं कि मुख से पैदा हुए। ये कबीर कहते थे कि तुम मुख से कहते तो पैदा तो नहीं हुए ना, पैदा तो वहीं से हुए जहां सभी होते हैं, स्त्री की योनि से। स्त्री को भी कहते हो कि सारी देश की स्त्रियां शूद्र हैं, तो जब वो शूद्र हुई तो तुम श्रेष्ठ कैसे हुए? तमाम सवाल पूछते थे कबीर, जन चेतना के सवाल, और उनके सवाल आज भी लोगों को झकझोर रहे हैं। अब देखिए, क्या वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल सुधार की जरूरत है। उसके लिए सबसे पहले कास्ट सेंसस की जरूरत है। कास्ट सेंसस होगा तो आंकड़े आएंगे, किसके पास कितनी फ्रिज, कार, मोटर, घर, बंगला। दिल्ली में क्या है, आप देख लीजिए, कितने ओबीसी एससी एसटी के लोगों के पास घर है यहाँ पे, और जिन लोगों के पास घर है 4-4 5-5, वो कैसे है, क्यों है? ये सर्वे करवाइए, आप सोशल ऑडिटिंग करवाइए, सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप खाली बस रिजर्वेशन का विरोध नहीं कर सकते, ये सब सारे स्ट्रक्चरल चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, क्या उनको आप ऐसे मर जाने दोगे? बेचारे मर तो रहे ही हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कौन है? ज्यादातर ओबीसी हैं, ज्यादातर ओबीसी हैं। और महाराष्ट्र में मर रहे हैं, पूरे भारत में मर रहे हैं, विदर्भ में मर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं, बिहार में मर रहे हैं। मजबूर है उनके बच्चे जाके छोटी जगहों पे छोटे छोटे काम करने के लिए। तो जरूर सुधार की जरूरत है। कास्ट सेंसस करिए, आंकड़े लाइए, फिर जो जातियां जिनके साथ ज्यादा जस्टिस है उनको रेमेडी दीजिए। आप सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी में आप उप वर्गीकरण करिए, लेकिन उससे पहले उनकी सीटें पूरी भरिए, उनको प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन दीजिए। उससे कोई दो राय नहीं है कि जो आगे बढ़ गए उनको रोकिए भी, लेकिन आपके पास आंकड़े तो होने चाहिए। आंकड़े कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और कह रहे हैं, गीत कुछ और गा रहे हैं। तो जो लोग सबसे पहले प्रिविलेज हैं वही कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरा देश हमारे कब्जे में रहे। ये वही बात है जैसे एक ही व्यापारी हो गया इस देश में, अडानी, वैसे ही चल रहा है। दूसरी बात, प्रमुख राजनीतिक दलों का इस पर स्टैंड सीधी सी बात है। जो अभी विपक्ष है वो उसने कहा कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, हालांकि कांग्रेस ने जब उसका मौका था वो लिपापोती की। अब राहुल गांधी क्लियर हैं और वो कह रहे हैं कि कराएंगे, हम उनके हिसाब से प्रोपोर्शनल न्याय देंगे। विपक्ष की बाकी जो पार्टियां, उनका स्टैंड क्लियर है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, सभी ने साफ साफ कहा है कि हम इस तरह की चीजों से ही न्याय होगा। इवन टीडीपी और वाईएसआरसीपी भी इसकी बात करती है, डीएमके तो इसके लिए जानी जाती है। तो अब देखिए कि एक निष्पक्ष समावेशी समाज बनाने के लिए ये सब चीजें, सामाजिक न्याय बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए कास्ट सेंसस जरूरी है, उसके लिए रिसोर्सेस की स्टडी और उसके बाद उनका बंटवारा जरूरी है। इसीलिए कांसीराम कहा करते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्षमा करिएगा। तो ऐसी स्थितियों में एकदम क्लियर है, और यही नहीं, सदियों से चला आ रहा है। देश तो सबका है, लेकिन कुछ लोगों का जीवन यहाँ मच्छर की तरह, मक्खियों की तरह है। उनका जीवन बहुत ही अमानवीय है। इरफान का वीडियो आपने देखा, वायरल होगा। इरफान ने एक नई बहस छेड़ दी है, जिस तरह के स्लम में रहते हैं और उतनी चेतना के साथ रहते हैं, उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इरफान जैसे बहुत सारे युवा हैं जो प्रतिभा से भरे हुए हैं, लेकिन उनके सपने इन स्लम में दम तोड़ रहे हैं। स्लम हों, लेकिन बेहतर होने चाहिए। 2 कमरे होने चाहिए जहां धूप आनी चाहिए, पानी आने चाहिए, 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम, और 8 घंटा अपने हिसाब से खर्च करने की आजादी होनी चाहिए। यही समाजवाद का दर्शन है, यही लेफ्ट का दर्शन है, यही कम्युनिज्म का दर्शन है, यही मानवतावादी दर्शन का दर्शन है। तो याद रखिएगा कि अगर ये नहीं है तो अन्याय है। और ये लोग जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, बेकार का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एक न्यूज चैनल से जो ये शुरू हुआ, साजिश हुई, उसमें कहीं ना कहीं किनकी साजिश है आप सभी जानते हैं। और ये साजिश लोगों को डिस्करेज करने के लिए है, उनको एक तरह से हतोत्साहित करने के लिए है, और ये सोच रहे हैं कि जैसे काकरोच जनता पार्टी के मिलियंस फॉलोअर्स हो गए वैसे ही हमारे हो जाएंगे। जबकि इनकी आबादी कितनी है? कितनी आबादी है? 10%। 10% मतलब 15 करोड़। अगर इनके 10 करोड़ भी फॉलोअर्स हो गए तो जिस दिन बहुजन जाग जाएगा उनके 100 करोड़ फॉलोअर्स होंगे। ऐसी स्थितियों में वो कितना उनको काउंटर कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। अन्याय के साथ, गलत विजन के साथ, गलत इंटेंट के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप केवल समावेशी दर्शन के साथ किसी भी समाज को जोड़ने की, बेहतर करने की और बेहतरीन समावेशी विचारधारा के साथ समाज को जोड़ने की बात कर सकते हैं, और इसी पर कायम रह के ये सब काम किए जा सकते हैं। तो ये जो आरक्षण हटाओ आंदोलन है, पूरा का पूरा एक पार्टी से, एक संगठन जो कुख्यात है उससे संवर्धित है, उससे प्रोटेक्टेड है, और उसी की आड़ में चलाया जा रहा है, जिसको कोई गति न मिलते हुए ये लोग अब उदास हैं। लेकिन इन्होंने ये साजिश की है जिस पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद।